हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का डे 49। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से सारे पार्ट्स को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और सेम टू सेम इस टाइप के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे पार्ट्स को जरूर देखें। तो फिलहाल बात करते हैं आज की वीडियो का। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। यदि 3x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2x माइनस 1 और लेस देन 2 प्लस 4x, तो यहाँ पे हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चंस कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले एक जो पार्ट होता है इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इन दो पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 और ग्रेटर देन आपका 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x माइनस ये आपका गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपका 5 हो गया, क्लियर। तो इसको हम इस ज्यों करते हुए छोड़ेंगे और यहाँ पे 2x माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि इसको मैं 3x प्लस में और ये माइनस में, यानी कि आपका माइनस में 2x हो जाएगा और प्लस में 5 है, कोई दिक्कत नहीं। आपका राइट साइड में जो करते हो इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि माइनस में जो x है इसको राइट साइड में भेजता हूँ ताकि ये प्लस में हो जाए। तो 5 तो यहीं पे रह जाएगा और ये आपका माइनस में जो इधर आ जाएगा प्लस में 1, ठीक है फ्रेंड्स। और लेकिन इस चिन्ह के साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जिस तरह से रहता है उसी को उसी तरह से छोड़ते चलते हैं, ठीक है। 2x को मैंने प्लस में यहीं रखा और माइनस में जो 2x था इसको राइट साइड में मैंने भेज दिया 2x, ये प्लस में हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 हो जाएगा और ये आपका 4x होगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, देखिए 6 अपॉन में 4 और राइट साइड में आपका जो कि x होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी कितना होगा, 1.5, ठीक है। क्यों? क्योंकि 15 चौका 60 होता है तो 1.5 कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग एक पार्ट को सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करो। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस 1 और आपका लेस देन हो गया 2 प्लस 4x, क्लियर। इसको देखिए क्या करते हैं, x को मैंने उधर तरफ भेज देता हूँ, -1 तो यहीं पे रहेगा और प्लस में जो उधर राइट साइड में है और इसको मैं इधर लाता हूँ, माइनस में हो जाता है। चिन्ह को मैंने ज्यों करते हैं छोड़ा, ये प्लस में 4x ज्यों करते हैं और माइनस में उधर चल गया ये 2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 3 हो गया और आपका ये 2x हो जाता है। यहाँ पर भी करेंगे तो ये माइनस में 3 अपॉन में 2 और राइट साइड में आपका x। तो यहाँ पर भी x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, माइनस में 1.5 से बड़ी होगी, ठीक है। तो x का मतलब यहाँ पर मतलब क्या निकला, यहाँ पे मतलब ये निकल रहा है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कहने का मतलब ये हो रहा है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1.5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन आपका जो होना चाहिए, देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा कि -1.5 से बड़ा होना चाहिए। यही तो कह रहे हैं, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होना चाहिए। तो हमें ऑप्शंस के थ्रू देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा जो वैल्यू वो सेटिस्फाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1.5 से जो कि छोटा होना चाहिए, तो 1.5 से छोटा यानी कि 1 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ये कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए -1.5 से छोटा होना चाहिए, तो -1.5 से छोटा यानी कि -1 तक हम जा सकते हैं। तो हमारा वैल्यू यही 3 जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि -1 दिया गया, तो कह सकते हैं कि राइट आंसर हमारा जो होगा वो -1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24x² माइनस 54x माइनस में 15 का गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि 24x² और माइनस में 54x है और उसके बाद माइनस में 15, इसका गुणनखंड हमें बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 8x² और माइनस में 18 3 54 होता है, तो ये आपका माइनस में 5 होगा, 5 3 15, ठीक है। इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए क्या कर सकते हैं, गुना करने पे कितना होना चाहिए, 8 पंजे 40 और जोड़ या घटाव करने पर 18 होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि 20 दूना 40 होता है और 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करना, आप इसको ज्यों करते हैं इसको लिख लीजिए और यहाँ पे कोशिश की, देखिए माइनस में 18 है ना, तो यानी कह सकते हैं कि माइनस में 20 होगा और -20x प्लस में 2x होगा। क्योंकि देखिए
इस तरह मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए माइनस और प्लस करेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर -20 में से अगर +2 घटाते हैं यानी कि जोड़ देते हैं उसमें, तो ये आपका माइनस में 18 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, और 8 पंजे जो 40 आ रहा था, 20 दूना 40, ये भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा क्या किस तरह से फैक्टर तोड़ा जाता है। ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कॉमन अब करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉमन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन क्या निकल सकता है, 4 निकल सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन 4 निकालते हैं, और ये आपका 2x हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8x² माइनस में 5 चौका 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉमन होगा और 2x - 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम टू सेम आना चाहिए, तभी आप समझ लेना कि ये सही हो रहा है, अदरवाइज आपका गलत हो जाता है। अब इन दोनों का कॉमन एक हम ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों में कॉमन ये होता है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं 2x - 5, और इन दोनों का आपका जो बचा 4x प्लस में 1। तो आप में मिला सकते हैं कि राइट आंसर आपका आ चुका है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, फैक्टर तोड़ने आपको आना चाहिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 16% की वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि बढ़ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, अगर इस टाइप का जो भी प्रश्न आपके सामने हो कि वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई जाए या फिर घटाई जाए, तो यहाँ पे आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, जाकि वो ट्रिक भी कह सकते हैं। वो ट्रिक हमारा होता है कि 2x और प्लस माइनस x², ठीक है, अपॉन में 100। ये ट्रिक आपका यूज़ होता है यहाँ पे। अगर वृद्धि कहे तो प्लस का यूज़ करेंगे, अगर कमी कहे तो माइनस का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि त्रिज्या में 16% की वृद्धि की जा रही है, तो हम यहाँ पे x के जगह पे 16 रखेंगे, और वृद्धि का मतलब यानी कि प्लस रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 16 × 16 हो गया, और नीचे आपका 100 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 16 दूना 32 हो गया, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 16 करेंगे तो 256, और नीचे आपका 100, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से टूट जाएगा ये 32 और प्लस में 2.56, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे 2 0 है तो आपका ऊपर में 2 पॉइंट बैठ जाता है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। कह सकते हैं कि 34.56 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, और ये आपका परसेंट में होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी परसेंट में तोड़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया कि बिंदु 3 - 2 और बिंदु दिया गया 5,3, ठीक है, से गुजरने वाली रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है। यानी फ्रेंड्स दो बिंदु से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। दो बिंदु से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बिंदु लिख लेता हूँ। एक बिंदु हमारे पास दिया गया क्या, 3, -2, और मानते हैं कि दूसरा बिंदु जो कि बी दिया गया 5, 3, ठीक है। ये दो बिंदु हो गया, और दो बिंदु से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ ढलान दिया रहता है तो वहाँ पे हम इसको m पुट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया जाता है कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, अगर उसका ढलान दिया गया हो, तो ढलान दिया रहता है, उस कंडीशन में आपका y - y1 = m इंटू x - x1 होता है। m का मतलब ही होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन में बस इस आपको वैल्यू पुट कर देना और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, x2 हुआ, y2 हुआ। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते चलेंगे। y1 का मतलब -2 यानी कि आपका प्लस में 2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। y2 - y1, तो y2 आपका 3 है, और y1 जो कि -1 है ऑलरेडी, तो ये आपका प्लस में हो जाता है, ठीक है। x2 यानी कि 5 हो गया, और माइनस में x1 का मतलब 3 हो गया। x - x1 आपका 3 है, तो मैंने सारे वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका y + 2 होगा, और ऊपर में आपका 5 और नीचे आपका 2, ठीक है। x - 3, और इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो 2y प्लस में ये आपका 4 हो जाता है, और इसमें आप कर दोगे तो 5x माइनस में 15 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, -15 को मैं लेफ्ट साइड में लाता हूँ, ये आपका प्लस में लेफ्ट में छोड़ता हूँ, और इसको मैं लेफ्ट में ला दिया, और राइट साइड में 5x, और ये इसको उठा करके इधर भेजता हूँ, ये आपका 2y। तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है यहाँ पे 5x - 2y और इक्वल टू में 19। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है वो भी आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि आपको ये फार्मूला याद होने चाहिए। दो बिंदु से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 से 150 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात की क्या की जा रही है कि 50 से लेकर के 150 के बीच आपको वो संख्याएं ज्ञात करनी है जो कि 7 से डिविजिबल हो। क्लियर। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि 50 से 150, ठीक है, 50 तो कटेगा नहीं, यानी कि अब इसके बाद 50 से कटने वाला क्या होता है, आप 7 का टेबल पढ़ोगे तो 49 आएगा, और 49 के बाद जो कि 56 आता है। तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारा वो 56 होगा, उसके बाद आपका आता है 63, ठीक है, उसके बाद 70। तो कुछ इस तरह से ये आपका सीरीज बन रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि इससे जस्ट पहले क्या होगा। 150 तो कटता नहीं है, और इसके पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले निकालने के लिए आप ये करो कि 150 को डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड करो। तो देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 और 1 बचा, यानी कि 1 0, और 1 0 का मतलब फिर एक बार में ले जाएंगे तो ये आपका 7 बचेगा, यानी कि 7 से कटेगा। देखिए इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा, तो जो शेष बचता है आप उसको घटा लो। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर 150 में से 3 घटाएंगे तो आपका 147 जो होगा वो ईजिली कट सकता है। अगर आप इसको करने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 7 से इस तरह से भी भाग करके देख सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, 7 दूना 14 कर लीजिए, और उसमें एक ऊपर से निकला 1 और आपका 0 हो गया, ठीक है। 7 एकम 7 जाएगा फिर से, यानी कितना शेष बचा 3। तो यही तो 3 एक्स्ट्रा हो रहा था। तो आप क्या करो कि 150 में से ये 3 को अगर हम घटा देते तो एग्जैक्ट ये आपका कट जाता। तो वही तो मतलब हुआ कि 150 में से अगर 3 कम रहता तो 147 जो होगा वो ईजिली कट सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 से लेकर के 150 के बीच जो संख्या है वो 7 से कटने वाली ये कुल यही संख्या है, जो कि 56, 63, 70, 77 डॉट 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 आपका 147। अब हमें ये बताना है कि ये कितनी संख्या है। अब इनको गिन तो नहीं सकते, एक एक लाइन से पूरा लिख करके गिनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एपी का यूज़ किया जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स आपको कई बार बता चुका है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था। सबसे पहला जो पद दिया रहता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हम दोनों के पदों के बीच का अंतर, यानी कि अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो वो हमारा जो कि डिफरेंसेस निकलता है दोनों के बीच का अंतर। तो 63 में से अगर 56 घटाते हैं आपका 7 आएगा, क्योंकि 7 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो लास्ट में रहता है वो आपका टीएन होता है, लास्ट टर्म, ठीक है, 147 दिया गया। और हम लोगों ने एक फॉर्मूले भी डिस्कस किया हुआ था। देखिए टीएन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे टीएन का मतलब जो कि लास्ट टर्म आपका दिया गया वो रखेंगे, ए का मतलब जो कि 56 जो कि स्टार्टिंग वाला, और एन हमें निकालना है तो एन को मैंने एन छोड़ा, डी का वैल्यू हमारे पास पता है 7। आप यहाँ से इसको घटाएंगे तो देखिए 56, यानी कि 147 में से 56 को घटाते हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा, और 14 में से 5 9 हो जाएगा, 91 हो गया। और राइट साइड में आपका बचा n माइनस 1 इंटू में 7। अब इसको 7 से इसको घटा लोगे तो ये आपका 13 7 91 13 बार में कट जाएगा, और n माइनस 1। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि n अगर प्लस में उधर जोड़ देंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, 13 और 1 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट किया है n की वैल्यू। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, तो इस टाइप के पेपर में देखने को अक्सर चांसेस रहता है कि देखने को मिलता रहता है। तो आप इस मेथड को याद रखेंगे कैसे किया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, समझने का मतलब यहाँ पे ये आपका बनता है कि ए जो है वो किसी कार्य का, मान लीजिए कि कोई कार्य एक है, उस कार्य का 80% का मतलब 4/5 जो है वो उस कार्य को 20 दिन में कर देता है। कार्य का 4/5 यानी कि 80% जो कि 20 दिन में करता है, तो उस टोटल कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो आप इसको मैंने क्या बताया कि आप डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन करो, यानी कि 4×5 आपका कटेगा, यानी कि टोटल कह सकते हैं कि 25 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। उस कार्य का 80% 20 दिन में कर रहा था, तो उस कार्य का टोटल करने में उसे कितना लगेगा, एक भाग टोटल करेगा तो वो 25 दिन लेगा। क्लियर, आगे एक पढ़िए क्या कह रहा है। फिर वह बी को बुलाता है और तथा वे दोनों मिलकर के बचे हुए कार्य को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ए अकेले कर रहा था, अब आगे क्या करता है कि ये बी को बुलाता है, यानी कि दोनों मिलकर के अब कार्य करना स्टार्ट करते हैं। अब वो कितने कार्य करते हैं, तो वो बचे हुए कार्य को करते हैं, यानी कि 20%। 20% का मतलब 1/5, या फिर यहाँ पे इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो। जब 4/5 कंप्लीट हो गया तो 1/5 ही बचा है, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो 1/5 कार्य को जो कि वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, 1/5 कार्य को वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो वो टोटल कार्य को कितने दिन है, 15 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 15 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 75। कोई दिक्कत नहीं, 75। क्लियर, 75 आ गया। अब इन दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे। तो 75 को 25 से डिवाइड करोगे तो इसकी इफिशियंसी 3, और 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इनकी इफिशियंसी 5। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम देखिए क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है कि पूरा काम
अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, यानी कि अब हमें अकेले बी को निकालना है। तो आप यहाँ क्या करो कि बड़े वाले इफिशिएंसी में से छोटे वाले इफिशिएंसी को घटा करके डिवाइड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का दोनों का मिलाकर के अगर हम इसमें से इसको घटा लेते हैं तो हमें निकल जाएगा बी। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल आपका वर्क 75 था और 75 की यानी कि इनकी इफिशियंसी से भाग करेंगे। तो 5 में से 3 गया तो 2, तो ये कह सकते हैं कि 37.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इतना दिन लगेगा बी को अकेले उस कार्य को करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है, जो कि फिगर आपके सामने दिया गया, इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलिए मैं फिगर डायरेक्ट बना लेता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज दिया गया था और उस त्रिभुज का नाम क्या है, A, B और C। इसमें यह बोला जाए कि BC को D तक बढ़ाया जाता है। तो अगर आपको फिगर नहीं भी देगा तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए भुजा BC ये है और इसको D तक बढ़ाया जाए, यानी कि आगे तक बढ़ाया गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। आगे क्या दिया गया कि ACD की वैल्यू जो कि 100 डिग्री दी गई है। तो AC और D यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास दी गई है वो 100 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आगे ये क्या कह रहा है कि BC इक्वल टू AC है, यानी फ्रेंड्स BC की जो वैल्यू है वो AC के बराबर है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। क्लियर। आगे ये हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज ABC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि ABC हमें इसकी वैल्यू निकालने की ये कितना डिग्री का होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के 2 मेथड यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला तो ये हो सकता है कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों के योग का जो जितना भी वैल्यू होगा 100 डिग्री होगा, क्योंकि बाह्य कोण जो होता है अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर। अब हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों जो भुजा बराबर है तो इन दोनों का कोण भी बराबर होगा। अब ये कोण कब बराबर होगा, ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री, तभी तो ये आपका 100 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर। एक चीज़ तो ये हो गया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि देखिए अगर एक रेखा पे जो लाइन गिरता है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये दोनों 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जब 180 डिग्री कोण बनाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका 80 डिग्री का कोण बनेगा। ये अंदर का जो कोण 80 डिग्री का होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये और ये दोनों इक्वल है और इसको आप ऐड कर दो। तो इस तरह से तो निकाल ही सकते हैं कि x प्लस 80 इक्वल टू 180 और वहाँ से आपका 2x इक्वल टू जो कि आपका हो गया कितना, 180 ना, 180 और यहाँ से आप करोगे तो 100 आएगा और x की वैल्यू जो कि 50 डिग्री यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि आप इसको इतना ना करके डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे 2 मेथड यूज़ हो सकता था, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 2 समकेंद्री वृत्त बनाते हैं हम लोग। तो एक मान लीजिए कि एक बड़ा वृत्त कुछ इस तरह से मैं बना लेता हूँ, क्योंकि दोनों का केंद्र समान ही बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा बनाओ। और इसी केंद्र पर एक और वृत्त बना हुआ है, दोनों के वृत्त कुछ इस तरह से समान केंद्र, समकेंद्री जिसको कह सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। आगे क्या कह रहा है पढ़िए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे एक बड़ा है और एक छोटा, यानी कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है। क्लियर। आगे ये कह रहा है कि यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करते, यानी कि बड़े वृत्त की जो बड़ा वृत्त ये है और इसकी जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, स्पर्श करता है तो कुछ इस तरह से स्पर्श कर रहा है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगी, यानी फ्रेंड्स हमें जीवा की इसकी लंबाई ज्ञात करनी, इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे हमारे पास तो 2 त्रिज्या दी गई थी, एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर, जो कि छोटा वृत्त के लिए 3 सेंटीमीटर। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या थी वो 3 सेंटीमीटर थी। और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेकर हम यहाँ पे करेंगे तो ये आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 5 जो कि कर्ण और नीचे आपका बेस लंब में 3, और यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब ये स्पर्श रेखा गुजर और ये आपका डायरेक्ट लंब डाल रहे हैं तो ये आपको ऑब्वियसली कि ये आपका 90 डिग्री बनेगा। तो जब ये 90 डिग्री बन ही रहा है तो हमारे ये ट्रिपलेट तो दिख ही रहा है, क्योंकि 3 और 4 और ये 5 ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको कई बार बता चुका है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो इसकी वैल्यू जब 4 आ गई तो इसकी वैल्यू भी तो 4 होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। तो देखिए 4 और 4 टोटल ये कितना हो गया, 8। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो जीवा की लंबाई थी वो कितना थी, तो जीवा की लंबाई आप लिख सकते हो कि 8 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे किस तरह से हम लोगों ने किया हुआ है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि यदि थीटा न्यून कोण है और tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 के बराबर हो तो
आपसे ये पूछा है कि टेन 5 थीटा प्लस कॉट 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि पावर में 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब तो इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे न्यूटन कोड के बारे में पूछा है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कितना शॉर्ट में किया जा सकता है। टेन थीटा और प्लस में कॉट थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो 2 के बराबर है, और ऊपर में आपसे बोला है कि जो थीटा है, सॉरी फ्रेंड, थीटा जो है वो क्या है, वो आपका जो कह रहा है वो न्यूटन कोड है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा। न्यूटन कोड का मतलब 90 डिग्री से छोटा है। क्लियर? कुछ इस तरह से दिया गया आपके पास कंडीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी और इस दोनों की थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से छोटा होगा। तो 90 से छोटा का मतलब थीटा की वैल्यू हम 45 को पुट कर सकते हैं, और 45 को पुट मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि टेन 45 का वैल्यू 1 होता है और कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों को इक्वल करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे ये सेटिस्फाई करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट क्या करो कि आप 10 के पावर में 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। 10 के पावर 5 थीटा और कॉट के पावर 10 थीटा। अब आप ये बताओ कि 10 की जगह पे सॉरी थीटा की जगह पे कुछ भी रखें और पावर में यहाँ पे कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो आपका 45 डिग्री है और 45 का मतलब 1 होगा। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी रहे, 5 रहे, 10 रहे, 50 रहे, 100 रहे, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी आपका 1 ही होगा और ये भी आपका 1 ही होगा। तो वापिस आपका राइट आंसर क्या आएगा, 2 के बराबर ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो सबसे पहले आप क्या करो कि थीटा को कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके देखो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मोस्टली जो आपका होगा वो थीटा जो होगा वो या तो 30 डिग्री पे फॉलो करेगा, या 45 या फिर 60, इन तीनों पे ही फॉलो करता है। और मोस्टली जो होता है वो अगर 10 की बात है तो वहाँ पे 45 पे फॉलो करा कर देखिए, और साइन कॉस की बात है तो वहाँ पे आप 30 या फिर 60 को 60 या फिर 30 को फॉलो करा करके देखिए सबसे पहले। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे विकर्णों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए तो आप याद रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा जाता है। विकर्णों की संख्या आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, विकर्णों की संख्या इक्वल टू n इंटू n-3 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3 अपॉन में 2। क्लियर? तो यहाँ पे n का मतलब फ्रेंड्स, n का मतलब जो कि भुजा, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। n का मतलब 10, और 10 में से 3 गया तो 7, और नीचे आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 5 ये होगा, 7 5 35। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 मैथ्स के क्वेश्चंस बताए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो टोटल अगर आप इस तरह से देखो तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बाएं से 7वां अक्षर जाना है और 7वें अक्षर के आगे फिर 5वां अक्षर जाना है। तो ये कह सकते हैं 7 और 5 प्लस में 12, यानी कि 12वां नंबर पे क्या आता है, एल आता है। तो इस तरह से आप राइट आंसर टिक करेंगे एल। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह से, तो आप ये कर लो कि पहले बाएं से 7वें अक्षर क्या आता है, 5वां अक्षर आपका ई आता है, एफ आता है, जी आता है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। तो हमारा देखिए 5वां 6वां 7वां, यानी कि आपका जी होगा 7वां लेटर, और इसके जस्ट हमें आगे और बढ़ना है जो कि 5 अंक तक। आगे कह रहा है ना कि अक्षर के दाएं और 5वां, यानी कि इसके जस्ट आगे भी आगे बढ़ेंगे। तो जी एच आई जे और के एल, 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए। तो आप ये बताइए कि इसके जस्ट बाद अब ये आया क्या, एल ही आया, तो एल ही तो आया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया, या फिर आप इस तरह से निकाल लो या फिर इस तरह से निकाल लो। तो राइट आंसर आपका एल ही आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगला प्रश्न ये दिया गया कि आपके पास कुछ सीरीज बनाए गए हैं और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि वो मिसिंग नंबर क्या है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पैटर्न को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो किया गया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न को फॉलो किया गया। तो देखिए, अगर हम ऊपर में देखें फ्रेंड्स, 13 और प्लस में 19 को जोड़ करके अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से नहीं 8 से डिवाइड करो। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 3 12 आपका आ जाएगा, और 12 और 2
2 1 3 1 4 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 3। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, सेम टू सेम उस तरह से करके देखिए। 71 प्लस में 9 को जोड़िए, कितना आएगा, 9 को जोड़ेंगे तो 80, और 80 को आप 10 से डिवाइड कर लो, यानी सॉरी यहाँ पे हमें 8 से डिवाइड कर रहे थे ना, यहाँ पे आप 8 से डिवाइड करो क्योंकि हमें लाना है। तो देखिए 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया तो 4 आ रहा था, उसी तरह से 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ रहा है। 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम वही करते हैं। 128 को आप 32 से जोड़ लो पहले, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 2 10 और 12 3 15 1 16। ठीक है, 160, और उसको हम क्या करेंगे वापस 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। बिल्कुल करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझा होगा। तो यहाँ लेकिन आप इसको इस तरह से कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है। तो चलिए यहाँ पे एक आदमी को बना लेते हैं, और ये क्या करता है कि एक महिला की ओर संकेत करता है। ठीक है, इधर की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि इसकी माँ, यानी कि इसकी जो माँ है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी माँ मेरी माँ के, ये आदमी कह रहा है कि इसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि ये इसकी पुत्री है। तो ये इसकी पुत्री होगी, तो इसकी पुत्री यानी कि फ्रेंड्स इसकी ये कौन होगी, ये इसकी नातिन होगी। ठीक है, नातिन आप कह सकते हैं, नातिन हो गई। ठीक है, तो अब ये नातिन होगी तो ये कौन होगा, इसका ये जस्ट मामा होगा, क्योंकि माँ का जो बेटा होगा ये ऑब्वियसली इसका मामा बनेगा। ठीक है, यानी कि इस लड़की का ये मामा लगेगा। क्वेश्चन में आप पढ़ के भी देखिए आगे क्या कह रहा है कि आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि ये जो लेडी है इसके साथ क्या संबंध होगा, तो इसके साथ इसका जस्ट मामा का संबंध होगा, और इसके ये भतीजी बनेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। काफ़ी इजी था, इसमें तो कुछ करना नहीं था। तो इसका राइट आंसर आप मामा को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके साथ ये दिया गया कि एक दीवार घड़ी में 11:30 हो रहा है। ठीक है, 11:30 हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि इस दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। तो आप मुझे नीचे इसका कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, 11:30 हो रहा है तो दर्पण में देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि देखिए चित्र में जज, चोर और अपराधी ये 3 जो दिए गए, और आपको बताना है कि इनमें तीनों से संबंध जो होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से कौन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आपको ये पता है फ्रेंड्स कि जो चोर होता है, चोर जो होता है वो अपराधी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अपराधी के अंतर्गत ही तो चोर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बड़ा वाला अगर आपका अपराधी हो तो इसके अंतर्गत चोर आ सकता है, लेकिन इन दोनों से हटकर आपका होगा जज। ठीक है, लेकिन अपराधी के अंतर्गत चोर आ सकता है, लेकिन जज जो होगा इन दोनों से हटकर है, तो ये इसको हम बाहर कर देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर आप ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज बनाया गया, और ये सीरीज कुछ इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। एक तो 9 दिया गया, उसके बाद 28 है, 86 दिया गया, 261 है, और 787 है। ठीक है, और हमें बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह से ये लिखा गया। तो अगर हम पहले को देखें तो काफ़ी इजीली समझ में आ रहा है कि 9 × 27 और 1 जोड़ा गया। तो क्या इसी तरह से ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि हमने देखा कि गुने 3 + 1 ऐड किया गया। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या किया गया। 28 तिया कितना होता है, 28 तिया जो कि 84 होता है, और वहाँ पे 2 जोड़ा गया, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 3 गुने और प्लस में 2 जोड़ा गया। उसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 24, और ये आपका यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 36 18, और ये आपके लास्ट में 3। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 गुना किया गया, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम कुछ इस तरह से क्या होगा, गुना 3 और प्लस में 4। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरह से गुना 3 करके 5 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको इतना गुना करना, कोई करना नहीं है। देखिए कैसे कर सकते हैं, 7 × 21, यानी कि लास्ट में 1 आएगा और उसमें आपको 5 जोड़ना भी है। तो लास्ट में देखिए 6 किस में आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया जो कि 6 आ रहा है। तो एग्जाम्स में भी आपको इसी तरह से देखना होता है। और देखिए आपके पास ऑप्शंस भी उसी तरह से सजाया गया कि जाके आपको टाइम ना लगे, आप डायरेक्ट आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, उस कंडीशन में करना पड़ सकता है जब आपके पास ऑप्शंस 2-2 मैच करते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शंस एक और दिया रहता लास्ट में 6, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती थी। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही आएगा, 23 जो कि 66। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास एक कट पीस दिया गया, पेपर का कटिंग पीस दिया गया, और आपको बताना है कि अगर इसको खोला जाए तो ये किस तरह से दिखेगा।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया था, ठीक है, कुछ यहाँ पे इस तरह से दिया गया। तो मैं इसको बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया, ठीक है, ये इस तरह से दिया गया। तो अगर आप इसको खोलोगे तो ये पहले तो यहाँ पे मैं अगर बता दूँ आपको कि इसको पहले खोलोगे तो देखिए इसके जस्ट पहले वाला फिगर क्या था कि इसको इस तरह से खोलना है और यहाँ पे इस तरह से खोलना है, यानी कि एक तो फिगर यहाँ पे बन जाएगा और एक फिगर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से अगर देखो तो सारे फिगर इसी तरह से बनेंगे। तो ऑप्शन डी को आप उठा करके देखो, बिल्कुल ईजिली इसी तरह से होगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों नीचे ऊपर सटा नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए आप ऑप्शन डी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्या कह रहा है कि 4 व्यक्तियों में बी सी से लंबा है। तो चलिए भाई बी को ऊपर रख देते हैं, सी को नीचे रख देते हैं, यानी कि बी जो है वो सी से लंबा है इसलिए ऊपर है। आगे क्या कह रहे हैं कि ए डी से लंबा है। तो इन दोनों में तो संबंध नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ए डी से लंबा है किंतु उतना नहीं है जितना कि सी है। तो यानी कि कह सकते हैं कि अब इनसे नीचे ही बनाएंगे। क्लियर, इन दोनों में तो संबंध नहीं था, लेकिन आगे जस्ट पढ़े तो ये बोल दिया कि सी जितना लंबा नहीं है। कौन? तो ए जो है वो डी से तो लंबा है, ए जो है वो डी से लंबा है, ए डी से लंबा है, लेकिन सी जितना नहीं है। तो यानी कि सी से छोटा होगा। कुछ इस तरह से पैटर्न हमारा बैठ जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें सबसे लंबा कौन है। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा है, यानी कि ऑप्शन बी को आप टिक करिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बी हमारा होगा सबसे लंबा है। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियो को पाने के लिए, रोजाना न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की रेगुलर न्यू वीडियोस मिलती है। तो हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।